emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We shall walk. परमैन तेज लाइट के साथ उस केव से गायब हो जाता है। कैस्पियर बॉल भी अब वहां पर मौजूद नहीं थी। इट मींस कि अब यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। पाको भागते हुए केव के अंदर एंटर करती है। उसे दूर दूर तक सन्नाटे के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलती है परमैन, लेकिन रिस्पॉन्स के नाम पर उसे सिर्फ अपनी वॉइस का एको मिलता है, परमैन परमैन परमैन, और वो वहीं पर अपने सर पर हाथ रखते हुए बैठ जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम परमैन को देखते हैं। वो काफी देर से टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था, जो एग्जैक्टली उसी मॉन्क के घर की तरह दिखाई दे रहा था। आखिर मैं कहां पर आ गया हूं और पाको कहां है? परमैन का माइंड पूरी तरह टेंस्ड हो चुका था कि तभी उस टेम्पल का गेट ओपन होता है और वहां से एक पुजारी बाहर आते हैं। अपने सामने एक ह्यूमन को देखकर परमैन की जान में जान आती है। वो उनके पास जाने के लिए जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है, ठीक वैसे ही परमैन की नजरों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाता। टेम्पल से बाहर आ रहे पुजारी के हाथों में कैस्पियर बॉल थी। उसके अंदर से ठीक उसी तरह की शाइन निकल रही थी जिसने परमैन को यहाँ पर पहुंचा दिया था। वो घबराते हुए पुजारी की तरफ जाने लगता है। उनकी नजर भी परमैन के ऊपर पड़ गई थी और वो भी धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो बच्चे? परमैन जवाब देता है, जी मैं एक मुसाफिर हूँ और अपनी राह से भटक गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कौन सी है? पुजारी कहते हैं कि माउंट शिलियार्ड है और मैं इस मंदिर का प्रमुख पुजारी लैंग चैन हूँ। तुम मुझे विंगशी बुला सकते हो। बताओ मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? परमैन कहता है, विंगशी मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? और परमैन की बात सुनकर विंगशी उसे टेम्पल के अंदर ले जाते हैं। वो कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहां से आए हो, लेकिन इस जगह के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई नहीं हुई तो तुम इस जगह पर टिक नहीं पाओगे। विंगशी इसी तरह की कई बातें परमैन को बता रहे थे। परमैन बोलता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं ये जो आपके हाथ में शाइन कर रहा है ये क्या है? विंगशी बोलते हैं, ये है इस दुनिया की सबसे पवित्र चीज, कैस्पियर बॉल। इसका एक बहुत लंबा इतिहास है और मेरा फर्ज इसकी देखभाल करना है। परमैन कहता है, आप इसे इस तरह खुले में लेकर घूम रहे हैं, अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो? विंगशी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसी के पास जाएगी जो इसे हासिल करने के हकदार हो, नहीं तो ये इसे छूने वाले को पूरी तरह खत्म कर देगी। मैं सिर्फ इसका रखवाला हूँ। जिस दिन इसका वारिस इसे ले जाएगा उस दिन मेरा काम पूर्ण हो जाएगा। खैर छोड़ो इन सब बातों को और जाकर आराम कर लो। परमैन इस बीच पाको के बारे में पूरी तरह भूल ही जाता है। वहां दूसरी तरफ पाको अभी भी उस केव में मौजूद थी। वो परमैन का वेट कर रही थी, लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बाद वो जान चुकी थी परमैन अब वापस नहीं आने वाला, उसे ही कुछ करना होगा। और वो अपनी जगह से उठकर केव से बाहर निकलती है। कुछ देर सोचने के बाद पाको डिसाइड करती है वो वहां से उन्हीं मॉन्क के पास जाएगी, क्योंकि अब वो ही पाको की हेल्प कर सकते हैं। और वो पूरी ताकत से उड़ते हुए मॉन्क के पास जाने लगती है। अब सीन वापस से परमैन की तरफ जाता है। वो पिछले 2 घंटों से आराम कर रहा था, अब उसकी थकान पूरी तरह मिट चुकी थी। परमैन कमरे से बाहर निकलकर विंगशी को ढूंढने लगता है। वो देखता है विंगशी कैस्पियर बॉल के सामने ध्यान लगा रहे हैं। उनकी आंखें बंद थी। कैस्पियर बॉल को अपने सामने देखकर परमैन के माइंड में क्यूरियसनेस आने लगती है और वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो उसे टच करने ही वाला था कि तभी एक बहुत तेज आवाज आती है, रुक जाओ, तुम इसे नहीं छू सकते। यह आवाज किसी और की नहीं विंगशी की थी। इतना कहते हुए वो परमैन का हाथ काफी टाइटली पकड़ लेते हैं। विंगशी के मुंह से इतना तेज साउंड सुनकर परमैन बुरी तरह डर जाता है। वो कहता है, ये तो कुछ जाना पहचाना सा है। परमैन के माइंड में फिर से कई तरह की बातें चलने लगती हैं। विंगशी कहते हैं, मैं अपने व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मैंने तुमसे कहा था कैस्पियर बॉल अनवर्दी लोगों के लिए नहीं है। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं रोकता तो शायद तुम बच नहीं पाते। ये सुनकर परमैन और भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बर्डमैन ने कहा था कि कैस्पियर बॉल को लाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी बात गलत नहीं हो सकती।
परमैन को अब अपने साथ हो रही चीजें बहुत अजीब लग रही थी। विंगशी उसे अपने साथ खाने के लिए ले जाते हैं। खाने के ठीक बाद वो दोनों टहलने के लिए बाहर जाते हैं, पर शायद इस बीच परमैन का माइंड तो पाको को भूल ही चुका था। हमारी पाको परमैन को बचाने के लिए बर्फ के तेज तूफान में भी लगातार आगे बढ़ रही थी। उसके माइंड में बस एक चीज थी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे परमैन की जान के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस लाइट के साथ वो डेंजरस ह्यूमन भी वहां से गायब हो चुका था। वेट अ मिनट, क्या इन सभी चीजों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? हु नोज। मगर अब बर्फ का तूफान काफी तेज हो चुका था, हवा में उड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए पाको पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। परमैन और विंगशी वॉक करते हुए बहुत दूर तक निकल जाते हैं। उनके हाथ में अभी भी कैस्पियर बॉल थी। ऐसा लग रहा था वो उसे 1 मिनट तक छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। परमैन कहता है, आप कितने सालों से इसकी देखभाल कर रहे हैं? विंगशी बोलते हैं, पिछले 60 सालों से। ये सुनकर परमैन पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी इन सभी चीजों को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीऊं? विंगशी बोलते हैं, ये ख्याल उन लोगों के माइंड में आते हैं जिन्हें अपने आप से प्यार हो। मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कैस्पियर बॉल के लिए है, और जिस दिन ये किसी के सही हाथों में चली जाएगी उस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इट मीन्स विंगशी जिएंगे कैस्पियर बॉल के लिए और मरेंगे तो सिर्फ कैस्पियर बॉल के लिए। वो दोनों और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे वो जिस जगह की तरफ जा रहे थे वो जगह परमैन को जानी पहचानी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। वो विंगशी से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं? विंगशी बोलते हैं, तुम बस मेरे साथ चलते रहो, भरोसा करो, तुम्हें मेरे साथ आने का पछतावा नहीं होगा। परमैन कहता है, ना जाने मुझे क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। और विंगशी परमैन की इस बात का काफी लाउडली जवाब देते हैं, मैंने कहा ना, भरोसा करो, तुम्हें मेरे साथ आने का पछतावा नहीं होगा। विंगशी के मुंह से गुस्सा होने पर जो साउंड निकल रहा था वो लगातार परमैन के माइंड को क्लिक कर रहा था। उसे कुछ याद दिला रहा था, जैसे कि उसने ये साउंड पहले भी कहीं पर सुना हो। शायद ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंगशी बोलते हैं, माफ करना, जब कोई मेरे ऊपर शक करता है तब मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। परमैन कहता है, मैं भी माफी चाहता हूँ, और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। विंगशी परमैन को एक केव के पास ले जाते हैं जहाँ पर झरना मौजूद था। इस जगह को देखकर परमैन का माइंड कंटिन्यूअसली क्लिक होने लगता है। वो कहता है, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। विंगशी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इस जगह के बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और यहाँ पर आना किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, ये जगह बहुत खतरनाक है। परमैन कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और परमैन लगातार इसी तरह की बातें बोलने लगता है। परमैन कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और वो काफी तेजी के साथ विंगशी को धक्का देता है। विंगशी बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? परमैन कहता है, मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो, तुम वही हो जिसने मुझ पर हमला किया था। परमैन की बात सुनकर विंगशी बोलते हैं, तो तुम्हें याद आ गया? हाँ, मैं वही हूँ। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैस्पियर बॉल ले जाने दूंगा? कैस्पियर बॉल सिर्फ मेरी है। और वो विंगशी के रूप को बदलते हुए उसी खतरनाक इंसान के भेष में आ जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो साफ हो चुकी है, कैस्पियर बॉल को ले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत तरह की मैजिकल पावर्स हैं। इट मीन्स इसे हराना भी बहुत टफ है। परमैन बोलता है, देखो, कैस्पियर बॉल का तुम्हारे पास होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शांति से ये मुझे दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो पर्सन कहता है, कैस्पियर बॉल पर सिर्फ मेरा हक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। इतना कहते हुए वो परमैन के ऊपर अटैक कर देता है। परमैन भी पूरी ताकत से उसके साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच का क्लैश कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा था। परमैन समझ चुका था इस तरह इस फाइट को एंड नहीं किया जा सकता। इस वजह से अब वो उस पर्सन को उलझाने लगता है। वो कहता है, ये फाइट तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फाइट होगी। वो पर्सन जवाब देता है, मैं भी यही चाहता हूँ। परमैन को उसका ये आंसर बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखता है। वहाँ पाको अब तक मॉन्क के पास पहुँच चुकी थी। वो डायरेक्टली उनके पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है। वो कहती है, हम इस मिशन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, हमें आपकी हेल्प चाहिए, मैं नहीं जानती मेरा परमैन कहाँ पर है। मॉन्क बोलते हैं,
तुम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हो, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और मॉन्क एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। वहां दूसरी तरफ परमैन धीरे धीरे उस पर्सन के सामने हारने लगता है और वीकेंड से परमैन की हार ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी कि तभी मॉन्क वहां पर पाको के साथ पहुंच जाते हैं। मॉन्क के पास भी कई तरह की पावर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से वो वहां पर सीधा आ चुके थे। मॉन्क बोलते हैं तुम्हें पीछे हटना होगा, तुम इससे नहीं जीत सकते। परमैन कहता है मैं हार नहीं मान सकता, अगर मैंने हार मान ली तो हम सभी एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और मैं ऐसा होते नहीं देख सकता। वो वियर्ड पर्सन लगातार परमैन के ऊपर अटैक कर रहा था। पाको परमैन की हेल्प करने के लिए जाना चाहती थी मगर मॉन्क उसे जाने नहीं देते। वो कहते हैं अगर तुम गई तो तुम भी मारी जाओगी, परमैन का बच पाना अब नामुमकिन है। पाको मॉन्क से कई तरह के सवाल कर रही थी, ये आखिर है कौन, ये परमैन को क्यों मारना चाहता है। शायद मॉन्क के पास भी इन सवालों के ठीक तरह से जवाब नहीं थे। बस वो पाको को इतना ही कहते हैं बस देखती रहो। और कुछ देर बाद उस पर्सन के वार की वजह से परमैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वो पर्सन भी अपने अटैक्स को रोक लेता है। वो आगे बढ़ते हुए परमैन के पास जाता है। वो अपने मैजिक से परमैन के सभी घावों को गायब कर देता है और परमैन फिर से कॉन्शियस हो जाता है। वो पर्सन कहता है तुम कैस्पियर बॉल के हकदार हो और वो फिर से विंगशी में कन्वर्ट हो जाता है। परमैन बोलता है यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। मॉन्क बोलते हैं तुम बहुत खुशकिस्मत हो, महान विंगशी की तुमसे मुलाकात हुई है। विंगशी बोलते हैं खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मैं इस महान बच्चे के सामने आ पाया। तुम कैस्पियर बॉल के असली हकदार हो। मैं पिछले कई सालों से इसकी देखभाल कर रहा हूँ मगर आज तक जो भी कैस्पियर बॉल को लेने के लिए आया है वो सिर्फ इसकी ताकत को हासिल करना चाहता है। वो ये नहीं जानता इसको लेने के साथ कितनी सारी जिम्मेदारियां आती हैं। ये इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल थिंग्स में से एक है। परमैन कहता है क्या इसका मतलब मैं कैस्पियर बॉल को यहाँ से ले जा सकता हूँ। विंगशी बोलते हैं हाँ, और इसी के साथ मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगा। और इतना कहते हुए वो परमैन को कैस्पियर बॉल हैंड ओवर कर देते हैं। वो कहते हैं इससे आगे तुम्हें ही इसे संभालना होगा और वो वहां से गायब हो जाते हैं। परमैन कैस्पियर बॉल को लेकर मॉन्क और पाको के पास पहुंचता है। मॉन्क बोलते हैं तुम अपने काम में सक्सेस हुए, तुमने जो किया है उसके लिए तारीफ भी कम पड़ जाएगी, पर ध्यान रखना कैस्पियर बॉल किसी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। परमैन कहता है आप फिक्र मत कीजिए, कैस्पियर बॉल गलत हाथों में ना पड़े इसलिए हम इसे पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। मॉन्क को कुछ खास समझ तो नहीं आता पर वो जानते थे परमैन कुछ भी गलत नहीं करेगा। परमैन और पाको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद थे और अब वो इस जगह से थक चुके थे। मॉन्क ने आज रात अपने टेम्पल में ही रुकने का ऑफर देते हैं पर वो दोनों डिनाई करते हुए मॉन्क को ओबे करते हुए अपनी जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में परमैन पाको के साथ फिर से मजाक करने लगता है। पाको बोलती है परमैन बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज अपना मजाक बंद करो, हमें अभी बहुत लंबा ट्रैवल करना है। परमैन कहता है हाँ तुम सही कह रही हो और पाको का हाथ पकड़ते हुए कहता है तो चलो तेजी के साथ चलते हैं और वो दोनों बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली एक बहुत लंबे ट्रैवल के बाद वो अपने होम टाउन पहुंच जाते हैं। पाको बोलती है परमैन मैं बहुत थक चुकी हूँ, ये मिशन आई कैन से हमारी लाइफ का अब तक का सबसे टफ मिशन है। परमैन बोलता है यू आर राइट पाको, अब बस मैं बर्डमैन को ये कैस्पियर बॉल देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ना जाने बर्डमैन क्यों हमें बेवकूफ़ों की तरह इतने टफ काम दे देते हैं, ये उन्हें खुद ही करने चाहिए। कि तभी वहाँ पर बर्डमैन आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह काम जरूर देता हूँ पर तुम समझदारों की तरह उन कामों को पूरा भी तो करते हो, तुम्हारे सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। परमैन बर्डमैन को अपने सामने देखकर परमैन सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है बर्डमैन मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बर्डमैन बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ पिछले कुछ दिनों में तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। और परमैन बर्डमैन के कानों में अपनी विश बता देता है। बर्डमैन कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करता हूँ। और परमैन बर्डमैन को कैस्पियर बॉल हैंड ओवर कर देता है। बर्डमैन बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परमैन और पाको, फिर मिलते हैं। इतना कहते हुए बर्डमैन वहां से चले जाते हैं। बर्डमैन के जाते ही पाको परमैन से उसकी विश के बारे में पूछने लगती है। पहले तो परमैन पाको को अपनी विश के बारे में नहीं बताना चाहता रहा मगर उसकी बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे बता देता है। वो कहता है मैंने बर्डमैन से यही मांगा
कि मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी आइडेंटिटी देख पाऊँ। पाको बोलती है, क्या परमैन, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते जो तुम मेरी आइडेंटिटी देखना चाहते हो? परमैन कहता है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने ये मांगा कि चाहे तुम कोई भी हो, कैसी भी दिखती हो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी ड्यूटी की वजह से अलग ना हूँ। और बर्डमैन ने प्रॉमिस किया है ऐसा कभी नहीं होगा। परमैन की ये बात सुनकर पाको बहुत अच्छी तरह से इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है, तुम भी ना परमैन हमेशा मेरा दिल जीत लेते हो। और इतना कहते हुए वो परमैन को किस कर लेती है। और गाइस यहाँ पर हमारी द लव ट्रिप सीरीज एंड होती है। आई नो इस सीरीज में लव का एडवेंचर ज़्यादा था। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।